भाई और अपना लंच डिलीवर करें। अस्सलाम वालेकुम। टाइम तो वैसे आप सोच रहे होंगे कि भाई 2 बज गए हैं, अब तो हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो गया है। तो वैसे मैं अपने कॉलेज लाइफ में और अभी तक जितने भी मेरे स्टूडेंट मुझसे वाबस्ता हैं या मैं जिनको लेक्चर देती हूँ वो समझते हैं कि मैडम बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, ये हमें बहुत डांटती है। तो आज का लेक्चर वो उस हिसाब से मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैक्सिमम 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, इससे ज़्यादा का लेक्चर नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी सीपीसी पढ़ते हुए आपको एक नींद आ चुकी है। तो ये ना हो कि आप सीआरपीसी पढ़ते हुए बिल्कुल ही जो है नींद में चले जाओ और बाद में जो लेक्चर है वो कुर्सियाँ सुनती रहती हैं या सोफे सुनते रहते हैं, लेकिन वो बैठने वाले नहीं सुनते हैं। इसमें बुक के रिलेटेड मैं आपको इसको सीआरपीसी को नहीं बताऊंगी, क्लासेस और क्रिमिनल कोड के हवाले से है, क्योंकि अगर बुक खोल ली जाए तो तकरीबन इससे 34-35 सेक्शन बनते हैं। हर सेक्शन पर डिटेल चली जाएगी, लंबा हो जाएगा काम। उसमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। थ्योरीज हमें कुछ बता रही होती हैं, जब हम प्रैक्टिस में आते हैं हम कहते हैं भाई हम ये कौन सी दुनिया में आ गए। ये आपके साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी था। 1 महीना जब मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन की तो यही होता था, ये किस दुनिया में आ गया, ये किस दुनिया में आई। यहाँ पे तो हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि हम एक इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ के आते हैं, यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट होती है वो सारी ड्राफ्टें उर्दू में हो रही हैं। लेकिन ये हम लोगों का अपना भी इसमें है कि भाई हम खुद भी चाहें तो हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग करें। इसमें पहले जो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स हैं, फौजदारी अदालतें जिसे कहा जाता है, पहले हम समझते थे जब सिविल को कहा जाता था दीवानी अदालत, तो हम कहते ये कोई दीवानों वाली कोई अदालत है, इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से फौजदारी का जैसे कंसेप्ट जाता था हम समझते थे कि ये शायद आर्मी वाली साइड पे चले गए हैं। तो ये वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पर जो आपने हमारे ये डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान में ऑब्जर्व किया है ना, आपको जो फौजदारी अदालतें हैं वो दिखाई देंगी कि वही मैजिस्ट्रेट हैं जो जब सिविल काम करते हैं वो सिविल जजेस बन जाते हैं, वही सेशन जज है जब वो सिविल काम करता है वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है। तो मैं आपको हमारे इसी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है वो थ्योरी से कैसे रिलेटेड है। सेक्शन जो 6 है सीआरपीसी का, उसने क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स बता रखी है। वो पहला लफ्ज जो अंग्रेज जब कानून लिखते हैं ना, वो बहुत पहुंची हुई हस्तियां, जैसे अगर हमारे जो उर्दू लखनऊ उर्दू वाले थे, वो जब उर्दू लिखते थे तो उनकी भी समझ उनको ही आती थी। हम वो वाली ना उर्दू वाले हैं समझने वाले, ना हम इतनी मुश्किल डिग्री समझने वाले। तो उसमें उन्होंने ना एक लफ्ज लिखा है, बिसाइड्स द हाई कोर्ट and the court constituted under this code there shall be 2 classes of criminal code। जिनकी बुक में एरर लिखा हुआ है, 4 क्लासेस लिखी हुई है, 5 क्लासेस लिखी हुई है, वो बेशक करेक्ट कर ले कि 2 क्लासेस है क्रिमिनल कोर्स की। अब ये प्रैक्टिस में मैं आपको समझाती हूँ। अब हाई कोर्ट डिसाइड का लफ्ज जो लिखा है ना, इसका मतलब है जो नीचे कोर्ट बताई गई है इनके साथ साथ हाई कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट भी है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हाई कोर्ट, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है किसी भी प्रोविंस की। अब जब क्रिमिनल अपील में चले जाते हैं तो वो हाई कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है। अब इसी लाइन में उसने एक लफ्ज ऐड किया कि एनी अदर कोर्ट। अब इसमें आपके जहन में आएगा कि यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एंटी टेररिज्म कोर्ट इसमें शामिल कर लें, कोई स्पेशल कोर्ट इसमें शामिल कर लें, कोर्ट ऑफ मार्शल इसमें शामिल कर लें, ये कोर्ट इसमें आ जाएगी। अब वो नीचे चलता है जिस वक्त सेक्शन पे, तो वो पता है कोर्ट्स ऑफ सेशन लिखेगा। वो जब जज की लफ्ज इस्तेमाल करेगा तो वो सेशंस जज लिखेगा। ये क्लियर कर लें टॉपिक, क्योंकि आगे हर किसी की अल्लाह उनको तरक्की दे, कोई मैजिस्ट्रेट के लिए या पीपीएससी के आप सीएसएस के एग्जाम के लिए भी जाते हैं, तो ये माइनर फर्क होते हैं, क्योंकि आप वकील बन रहे हैं तो उस हिसाब से आप इसको देखते जाए। तो एक हो जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन। अब
दूसरा आ जाएगा मैजिस्ट्रेट। जब उसने क्लासिफिकेशन बताई यहाँ पे तो कह दिया फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। आपको यहाँ पर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के दिखाई देते हैं रहीम यार खान में? कहीं पर आप कह देंगे ये सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट बैठा है, ये थर्ड क्लास बैठा है? नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी वजह क्या है। अब जितने भी मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होके आते हैं ना, अपॉइंट होके आते हैं पीपीएससी के थ्रू, जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है या पंजाब के रूल्स है उसके मुताबिक, वो अपॉइंट ही फर्स्ट क्लास हो रहे हैं। पहले सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होते थे काफी अरसा पहले के भाई, जो प्रमोशन होता था उनका उस बेस पे के पहले है वो थर्ड क्लास, फिर उनके हिसाब से कि वो उनकी सीनियरिटी बेसिस पे या वो कैसे डील कर रहे हैं या उनकी काबिलियत को देखते हुए फिर वो सेकंड क्लास, फिर वो फर्स्ट क्लास में इंटर होते थे कि भाई ये फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट बन गए। अब एक चीज आप लोगों ने इन्हीं किताबों में पढ़ी है, जो आप कहेंगे कि सेक्शन 9 जो कहता है कोर्ट ऑफ सेशन में एएसजे का लफ्ज वो इस्तेमाल करता है। सेशन जज का तो आप इस्तेमाल करते हैं, एक इस्तेमाल करता है। मैं इसको ही आपको डिटेल में क्लियर करती जाऊंगी। अब यहाँ पर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट नहीं है। अब ये सेकंड क्लास, थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट खत्म, सारे अपॉइंट होंगे फर्स्ट क्लास। इसके बाद इसने सेक्शन, इसके साथ है 7 सेक्शन, जिसको कहते हैं वो सेशन डिवीजन। अब हम लोग जब यहाँ पर रहते हैं हम कहते हैं पंजाब की डिवीजन होगी, नीचे आएगा पंजाब प्रोविंस है, उसके बाद नीचे आएगी डिवीजन। क्या ये डिवीजन है जहाँ पे बैठे हैं रहीम यार खान? नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट है। इसीलिए इसकी वर्डिंग चेक करें इस सेक्शन की, सेक्शन 7 की। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, थियोरेटिकल का क्योंकि टाइम नहीं। अब यहाँ पर भी आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे इंशाल्लाह। सेशंस, डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट। अब उसने कहा क्या, ईच प्रोविंस शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस। हर जो जिला होगा ना वो सेशंस पर मुश्तमिल होगा। एंड एवरी सेशंस डिवीजन शैल फॉर द पर्पस बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो डिवीजन है ना, सेशन डिवीजन, वो डिस्ट्रिक्ट को वो कह रहा है। वो बहावलपुर डिवीजन नहीं कह रहा कि हमारे पंजाब में जहाँ पे हम रह रहे हैं रहीम यार खान की जो डिवीजन है वो बहावलपुर है। अब एक और चीज यहाँ पे समझते जाए, एक जिले के अंदर एक सेशन कोर्ट भी हो सकती है और एक ही जिले के अंदर एक से ज्यादा सेशन कोर्ट्स भी हो सकती हैं। अब हम लोग ये कहते हैं कि भाई तहसील सदकबाब में नहीं है, लियाकतपुर में नहीं है, खानपुर में नहीं है, हमारा ये जो जज है वो क्योंकि उसका डिस्ट्रिक्ट है तो वो बैठ गया। वजह क्या है, यहाँ पर केसेस की तादाद कम है। अगर यहाँ पर केसेस की तादाद हो जाए ज्यादा और एक सेशन जज उसको ना समाप्त कर सकता हो तो एक ही जिले में 2 सेशन जज की अदालतें बन सकती है। उसके अलावा बहुत सारे जिलों का भी एक सेशन जज बनाया जा सकता है। अब एक एरिया है सिंध वाली साइड, रोही वाली साइड, इतना दूर है तो वो जिला, अब हर जिले के लिए एक सेशन जज होना, एक सेशन कोर्ट होना लाजमी है, लेकिन वहां पर नहीं है। अब ये नहीं होगा कि वहां पर कोई अदालती निजाम ही नहीं है। वहां वाले जो केसेस होंगे, जो उनकी समाअत होगी, वो जिस इलाके का उनका साथ में अटैच होगा, सेशन कोर्ट होगी, वो समाप्त करेगा। और ऐसा भी कोर्ट अदालतें कर सकती है, जो सेक्शन 9 है उसमें इसकी डिटेल है कि सूबाई हुकूमत ये भी कह सकती है उस सेशन जज को कि आप यहाँ पर आज का दिन फ्राइडे, सैटरडे आप किसी एक इलाके में रहें, दूसरे जो 2 दिन है वो आप किसी दूसरे इलाके में रहें जहां पर वो अदालत आपने ले ली। ये आप जहन में रखिए कि यहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट की बात करता है। अब आ जाती है एक बात, ये तो डिवीजन है, सब डिवीजन क्या है? अब वो जो तहसील होगी ना, तहसील जिसमें मैजिस्ट्रेट बैठेगा, वो उस तहसील को सब डिवीजन कहा गया है इस सेक्शन में। हम सब डिवीजनल ऑफिसेस देखते हैं, बहुत सारे अफसरान हैं, बहुत सारे महकमे हैं जिनके सब डिवीजनल ऑफिसेस होते हैं, तो वो तहसीलों में भी होते हैं। अब एक तहसील में एक मैजिस्ट्रेट भी बैठ सकता है,
एक से ज्यादा मैजिस्ट्रेट भी बैठ सकते हैं। तो ये केसेस के हिसाब से देखा जाएगा कि रूटीन में केसेस कितने हैं। अब सेक्शन 9 में जो है ना वो चलते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये जो अख्तियार है कोर्ट ऑफ सेशन बनाने का, हर सेशन डिवीजन में उन्होंने कहा है कि एक सेशन कोर्ट लाजमी, उसका जज जिसे हम सेशन जज कहते हैं, उसके क्योंकि केसेस की तादाद ज्यादा होती है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ना आपको डिफरेंस समझाऊंगी एडिशनल सेशन जज का और असिस्टेंट का। अभी आपने एडिशनल का मतलब होता है इजाफी और असिस्टेंट का मतलब होता है मातहत। जो सेशन जज है जब उसके पास केसेस की ज्यादा तादाद हो जाती है तो उसने अपने ही पावर के मुताबिक यही सेक्शन 9 में ही अपॉइंट करती है, सूबाई हुकूमत अपॉइंट करती है कि वो एडिशनल सेशन जज बना देती है। और एक जगह का, एक जिले का जो होता है ना एडिशनल सेशन जज, वो किसी और जगह पर सेशन जज भी मान के बैठ सकता है। और अगर यहाँ का सेशन जज है जैसे मोहम्मद आशिक साहब है यहाँ पे, वो उसको अगर मुनासिब समझे तो वो किसी तहसील में भेज के, किसी और जिले में भेज के उसे एडिशनल कह सकती है। वो कि वहां के बैठे हुए जो सेशन जज है उसके साथ उसको अटैच कर सकती है कि आप एडिशनल में बैठो। अब असिस्टेंट सेशन जज आपको फिर नहीं दिखाई देंगे। आपने यहाँ पर देखे हैं कहीं पर आपको असिस्टेंट सेशन जज कोई कहेगा असिस्टेंट सेशन जज है, वो कहाँ गए? वो एक चीज आप ध्यान में रखें, ये कानून पास हुआ है, कब पास हुआ है? सीआरपीसी 1898 में। उस वक्त जो एग्जेक्टिव था ना, एग्जेक्टिव और जुडिशल जो था वो इंटरलिंक्ड था। वो उनकी जुडिशरी की पावर एग्जेक्टिव से अलग नहीं थी। वो एक दूसरे के साथ इतने मतलब मिक्सचर बना हुआ था कि पावर समझ नहीं आ रही थी। तो एक लफ्ज आप और सुनते हैं एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट का। एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं, वहां भी हमने पढ़ा है बुक में कि एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट, आपके ध्यान में होगा ये भाई कौन से मैजिस्ट्रेट है। तो ये जिस वक्त कानून पास हुआ था उन्होंने एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट बना दिया। अब ये एसी भी हो सकता है, ये तहसीलदार भी हो सकता है। जब उन्हें कहा जाता है कि आपने ये काम करना है तो वो उस वक्त भाई हम मैजिस्ट्रेट होंगे। आप कौन से मैजिस्ट्रेट हैं? हम एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट हैं। अगर हुकूमत चाहे तो उनके लिए अलग से दायित्व भी बना सकते हैं कि आपने ये समाअत करनी है। तो ये एग्जेक्टिव का वर्ड उनके लिए इस्तेमाल होता है। हमारे लिए जो इस्तेमाल होता है, हम वैसे आम रूटीन में कहते हैं उन्हें लोकल, इसको कहते हैं कि भाई हम उनको कहते हैं कि हमारे मैजिस्ट्रेट हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं, हम उनको वही कहते हैं। वो एग्जेक्टिव चला जाएगा, फिर उनके लिए तहसीलदार, एसी वगैरह जो मैजिस्ट्रेट बन के बैठते हैं। अब मैं आपको बताने लगी थी असिस्टेंट सेशन जज। ये एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट जो आपने कहा, इसकी तो इनकी पावर तो होती है ना इंस्टेंटेनियसली उसी वक्त जुर्माना कर देते सजा हो जाती है। ये तो इसमें आएंगे ना। ये मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपने ये वर्ड पढ़ा है, इसको क्लियर करती हूँ आगे। अभी मैं आपको क्लियर कर रही थी असिस्टेंट सेशन जज को। अब आप लोगों ने असिस्टेंट सेशन जज यहाँ पे नहीं देखे, बुक में तो लिख दिया है असिस्टेंट सेशन जज, अब हम इसको कहाँ से लाएं? अब जब असिस्टेंट सेशन जज पता पहले क्या होता था, जब मैजिस्ट्रेट देखिए सिविल जज है, जैसे अभी नदीम असगर साहब के लेक्चर देखे, जब ये प्रमोट होते थे ना, अभी भी हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? सीनियर सिविल जज। फिर प्रमोट बनते करते हैं तो ये एडिशनल सेशन जज, फिर प्रमोट होकर ये सेशन जज बन जाते हैं। असिस्टेंट सेशन जज बेसिकली होता था फौजदारी साइड पे। ये सिविल जजेस प्रमोट होकर सीनियर सिविल जज बन जाते थे। असिस्टेंट सेशन जज कैसे बनते थे? जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट था, जब वो प्रमोट होता था वो असिस्टेंट सेशन जज बन जाता था। फिर जब वो प्रमोट होता फिर वो एडिशनल सेशन जज बन जाता। फिर इस तरह से ये इनकी हो जाती थी अपना प्रमोशन। अब इन्होंने क्या किया है कि वही पावर मैजिस्ट्रेरियन पावर फर्स्ट क्लास की सिविल जजेस को भी दी हुई है। जो सिविल जज प्रमोट होता है वो चाहे सिविल में हो या फौजदारी में, वो इसी साइड पे निकल जाते हैं। लेकिन पहले इनका अलग से हिसाब था। जो मैजिस्ट्रेट थे फर्स्ट क्लास वो प्रमोट होता था, वो असिस्टेंट सेशन जज बन जाता था। इधर से जब ये प्रमोट होते था सीनियर सिविल जज, फिर अपना सिविल जज वो फर्स्ट क्लास वो प्रमोट होकर सीनियर सिविल जज बन जाता था। तो ये उस वक्त का सिस्टम था, क्योंकि यहाँ तक अभी तक हमारे जो
है जुडिशियल बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि अब 2022 आ गया, अब ये वाले कानूनों में थोड़ी तब्दीली करें। अभी आपको पूरे पाकिस्तान में असिस्टेंट अगर कहीं पर मिल जाए तो सिंध में कहीं अगर हो तो होगा, अदरवाइज नहीं है। इसके बाद हमारे जो यहाँ पे एक मिनट आपको थोड़ी देर तस्वीर कर दूं, अभी भी सिस्टम वही है। दफा 30 के करार होता है वो असिस्टेंट सिंध में वो ये कराते हैं, यहाँ पे नहीं कराते। यहाँ पे हम दफा 30 मजिस्ट्रेट के दफा करार 30 कहते हैं, वो मजिस्ट्रेट बतौर असिस्टेंट करता है, उसको मौत का इख्तियार होता है, वर्षा इख्तियार होता है। बाकी सारा इख्तियार होता ये है। अब भी सिस्टम वही है, तब्दील नहीं हुआ। सेक्शन 30 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहले थे अलग, जुडिशरी सिविल अब उन्होंने इकट्ठी कर दी है, इसलिए अब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाले तहसीलदार जो है वो एसी मजिस्ट्रेट वाला डीसी मजिस्ट्रेट वाला दफा 30 का अब उन्होंने बदल दिया है। अलग सिस्टम अब भी हुई है, ये दफा 30 के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो असिस्टेंट होते हैं। सर ये कैपिटल पनिशमेंट के अलावा सारे केस होंगे, सारे केस हो सारे सकते केस हैं, हो सकते हैं। वो एडिशनल क्योंकि ये फिर एडिशनल सेशन जैसे डिफरेंस हो जाएगा ना उसका। इन्होंने मैंने ये कहा कि आपको असिस्टेंट का खत्म कर दिया, सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट अभी क्योंकि आगे आएगा सेक्शन वाइज, तो उस हिसाब से मैं आपको सेक्शन 30 भी इसको क्लियर करूंगी। उसकी पावर क्योंकि वो चला जाता है पावर्स वाला जब लेक्चर होगा कि भाई उनके कौन कौन से मजिस्ट्रेट की, सेशन जज की क्या पावर है, हाई कोर्ट की क्या पावर है, तो वो पावर वाले उसमें लेक्चर में मैंने इसीलिए उसको नहीं बताया कि वो जब पावर डिवाइड होगी उसमें बता दिया जाएगा कि ये सेक्शन 30 की जो पावर है वो इनसे अलग कैसे है। मैडम मलिक साहब जैसे बैठे, मैं एक चीज इनसे क्लियर कर लूं। अच्छा मलिक साहब, ये जो उसके मतलब वो 25 साल की सजा भी है, वो केस उसको सुन सकता है, लेकिन वो उसको पनिशमेंट नहीं दे सकता है, या पनिशमेंट के लिए वो ट्रायल करके दे देगा कि एडिशनल इसको दे सजा से कुछ जो 30 के करार होता है ना जी, सेक्शन 30 में प्रोवाइडेड है कि ऑल द नर्सेज व्हिच इज नॉट डेफ उसका दे सकता है, लेकिन कानून में अगर उसको इख्तियार कम रखे गए हैं तो वो कम ही देगा। सही, लेकिन सेंटेंस भी दे इख्तियार सकता है। दिया जा सकता है, सही he can be empowered to give even life imprisonment, सही सही बट यहाँ नहीं दी गई है। सही जब दे सकते हैं तो उसको उसकी स्टेटस का होता है सही। कि ये बहुत देर तक का बहुत का सब करता है, हदीस में पढ़े ना जी, आपने ये जी। लिखा हुआ जी, जी। है ऑल द नर्सेज व्हिच इज जस्ट दैट सही वो सही देने का इख्तियार होता है, सही, सही। वो होता है and वो Assistant। सिंध में आप भी उसको कानून तो वही है, अब उसको असिस्टेंट फैसले लिखते हैं। सही सही यहाँ हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट होती मजिस्ट्रेट सिर्फ फैसला होता है, सही दफा 30 का मजिस्ट्रेट का लिखना वर्कशॉप होता है, मजिस्ट्रेट दफा फैसला मजिस्ट्रेट बाख्तियार दफा 30 ये लफ्ज लिखने पड़ते हैं, सही लेकिन यहाँ मजिस्ट्रेट दफा 30 लिखते हैं, हालांकि बात नहीं है। सही सही फर्स्ट क्लास ही होता है मजिस्ट्रेट, इसके ऊपर होती है, फर्स्ट क्लास ऊपर कोई चीज नहीं होती, फर्स्ट के ऊपर कोई चीज होती है, नहीं फर्स्ट क्लास है तो वो कहता नहीं दफा 30 में, हालांकि दफा 30 एक्स्ट्रा पावर है, सही सही वो एक्स्ट्रा इख्तियार होता है। वो भी ड्राफ्टिंग में आएगा जो हाँ। सर कह दिया Yes, उसमें yes, बताया जो yes। सही अच्छा, इसके बाद जो है सेक्शन 12 ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का लाभ वहाँ पे हम पढ़ के आए थे, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्योंकि बताई जा रही है उसकी डिटेल में तो बाद में जाएंगे, अभी आप लोग प्रैक्टिस में आए हैं, प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं ना यही हमारे इलाका मैजिस्ट्रेट है, इनको थाने डिवाइड कर दिए जाते हैं, एक थाने का एक मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है और एक थाना 2 मैजिस्ट्रेट को भी पावर दी जा सकती है कि आपने इस लोकल एरिया के आपने केस सुनने हैं। अभी यहाँ पर जो रूटीन चल रही है, यहाँ पर 2-2, 3-3 थाने एक मैजिस्ट्रेट को दे दिए गए हैं। उसकी वजह क्या है, यही तो कल भी डिस्कस हुआ था कि जजेस की कमी है, जिस वजह से 2-2, 3-3 थानों का जो हेड है वो भी एक ही मैजिस्ट्रेट को बनाया जा रहा है। ये बेसिकली अपॉइंट होके आते हैं, इनको पावर ऐसे नहीं है कि किसी को भी उठा के आप उसे कहें ये तहसीलदार है इसको पावर दी गई जाए, ये ऐसे नहीं होगा। ये अपॉइंट ही शुरू से ही मैजिस्ट्रेट के तौर पर होके आएंगे कि आप जनाब वाला आपको अपॉइंट किया जा रहा है, सुबह पर जाके जो एग्जाम होते हैं उसका प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग का इनिशियल स्टेज होती है, उसके बाद उनको मैजिस्ट्रेट के अख्तियार जब मिल जाते हैं वो आके यहाँ पर उनको प्रॉपर काम शुरू हो जाता है। शायद इसमें से आप लोग शायद इसमें वाकिफ है या नहीं, कुछ अर्सा पहले रहीम मियां खान का स्टेशन पे काफ़ी सारे जो मैजिस्ट्रेट जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी वो काफ़ी सारे सीनियर जो जजेस थे
जैसे कि सेशन जज थे या सीनियर सिविल जज थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ ही एक इजाफी चेयर लगा दी जाती थी कि ये ट्रेनिंग इनकी है, अभी ये एग्जाम क्लियर करके आए हैं, इंटरव्यू क्लियर करके आए, इनके एलोकेशन हो गई है, फिर यहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली, फिर यहाँ से उनके ट्रांसफर हुए, फिर जिस जगह पर उन्हें भेजना था, जिस वक्त ये आई थिंक यहाँ पे मैडम महनाज हयात और ये वाले जजेस बैठे थे, उस वक्त उनके साथ वो लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं, यहाँ पे सीखते रहे हैं। उसके बाद उनको अपने अपने जो भी उनके जो थे सेशा अपना था एरिया था उधर भेज दिया गया था। तो ये होती है इनकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन का यही है। देखिए जब भी हम साइन बोर्ड देखते हैं, अगर पढ़ा लिखा बंदा है ना वो उस साइन बोर्ड का मतलब समझ सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है। एक लफ्ज लिखा होता है कि ये थाना मंठार है, तो इसकी हद जो है यहाँ पे खत्म हो रही है या आगाज यहाँ से हो रहा है। अब वो वाला एरिया का जो मैजिस्ट्रेट जो जिस एरिया में मतलब थाना है वो का वही थाना वही की वही जगह, क्योंकि वो FIR उसकी काटेगा जो होगा उसका तफ्तीशी कि भाई मेरे इख्तियार में है, मेरी हाथ में है। इसी तरह से मैजिस्ट्रेट भी उसी तरह से समाप्त करते हैं कि ये थाना ये ऑफेंस भी मेरे इख्तियार में है जिसको मैं सुन सकता हूँ। उसके बाद ये स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है सेक्शन 14, इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। उसमें अपॉइंटमेंट होती है, इसमें पावर दी जाती है, रिकमेंडेशन हाई कोर्ट जब कर दे कि इस बंदे को आप ये अख्तियार दे देंगे ये केस समाप्त कर सके। जैसे तहसीलदार है उसे उठा के भाई आप आज से स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं, तो उसमें पहले अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। उसमें ये नहीं कि आप एक प्रोसीजर के तहत आएंगे। आप AC साहब है, आप उसको प्राइस कंट्रोल बना चाहते हैं, प्राइस कंट्रोल 14A में स्पेशली तौर पर लिखा गया है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अख्तियार देती है प्राइस कंट्रोल का, तब वो ये AC भी बना सकती है, तहसीलदार को भी बना सकती है। तो ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और इनका थोड़ा फर्क है। उसके बाद सेक्शन जो 22 पे है कि भाई जिसको आप क्या कहते हैं सेक्शन 22 ए की रिट वगैरह या पिटीशन जो है, अभी आपको पहले भी बताया गया कि ये जो दायर होती है जस्टिस ऑफ पीस के नाम की, तो ये हम पिटीशन मूव करते हैं उन केसेस में जिन केसेस में पुलिस किसी पार्टी की FIR ना दर्ज कर रही हो। दूसरा एक ओमिट हुआ था इसमें जो पहले था, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिर उसके बाद है निग्लेक्ट फेलियर और एक्सेस कमिटेड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। तो जहां पर वो अपने हाथ से तजावज करके पब्लिक अथॉरिटीज जो है, यहाँ पर पुलिस वाला भी हो सकता है, कोई भी पब्लिक ऑफिसर किसी और भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, जब अपने हाथ से तजावज करके कोई काम करता है या नेग्लिजेंस कमिट करता है तो उनके खिलाफ हम 22 ए की पिटीशन कोर्ट ऑफ जस्टिस को मुकर्रर। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस का लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल किया गया बाय एक्स ऑफिशियो, ये ऑफिसर्स होते हैं, बाय इनको क्यों कहा जाता है बाय विर्च्यू ऑफ देयर पावर, कि ये उनकी पावर्स हैं, ये कानून ने बता दिया है। अब यहाँ पर होता है कि भाई कोई प्रोसीजर नहीं लिखा गया, हम जाते हैं थाने पे, थाने वाला हमारा नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब ये नहीं हम इस्तगासे में चले जाएं। बहुत सारे केसेस हम कहते हैं प्राइवेट कंप्लेंट कर दे, प्राइवेट कंप्लेंट कर दे, FIR में नहीं दर्ज हो रही। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको फर्क बता दूंगी क्योंकि प्रैक्टिस से रिलेटेड बातें हैं, प्राइवेट कंप्लेंट और FIR केसेस, चलान केसेस में। अब एक बंदा है, एक बंदे ने FIR के लिए जाके एप्लीकेशन मूव की, उसकी एप्लीकेशन पहले तो पुलिस वाले एंटरटेन नहीं करते, जो आजकल की रूटीन चल रही है। उसके बाद वो कहेगा रपट उसकी दर्ज कर लेते हैं, आपने रपट रोजनामे में, उसके बाद भी FIR नहीं दे रहा। फिर उसका क्या आखिरी क्या पॉइंट आता है कि वो एक दाद रसी के लिए, वो अपना हक हासिल करने के लिए सेशन जज को पिटीशन मूव करता है 22A की। A में पावर्स है और B में ड्यूटीज है, क्योंकि A में हम उनको बता रहे होते हैं कि जनाबे वाला ये जो हमने पिटीशन मूव की है इसमें आपको ये अख्तियार है, आपको ये अख्तियार है, आप ये चीज कर सकते हैं। और जो ड्यूटीज हैं फिर उनको थोड़ा फिर दबाव डाल रहा हुआ है कानून, यहाँ पहले बता रहा है फिर उसको दबाव डाल रहा है ड्यूटीज में कि ये फिर आपकी ड्यूटीज है कि आपने क्या, इवन के इन्वेस्टिगेशन भी वो करवा सकता है, किसी प्लेस ऑफ अकरेंस पे खुद भी जा सकता है। तो ये पावर्स, ये थी डिटेल्स के काइंड्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ये है हाई कोर्ट हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन, मैजिस्ट्रेट की थोड़ी सी है,
क्योंकि डिटेल जाएगी इनकी पावर्स में, तो वो टाइम ऑलरेडी बहुत हो गया है, तो वो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी ये थी मैडम हमारा कोई कार्य रहेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे अर्ज कर दूँ कि पंजाब बार काउंसिल की हिदायत के मुताबिक वीडियोस और तस्वीर बनाई जा रही हैं और बनाई जाएगी आगे भी, तो आप अपनी ड्रेसिंग और सिटिंग पोजीशन के हवाले से थोड़ा सा केयर करेंगे। दूसरी बात, जिस चीज़ का लेक्चर आ रहा है वो नैरो सेंस में आ रहा है, लिमिटेड उसके पास पॉइंट्स हैं। वैसे तो ये एक गहरे बेकरार समंदर है, बहुत सारा कुछ में आ सकता है, दुनिया जहाँ के क्वेश्चन सीधे आ सकते हैं, पूछे आ सकते हैं, लेकिन चूंकि जो स्टेज पर आता है उसको एक टॉपिक असाइन होता है, वो उससे हट नहीं सकता, उससे बाहर नहीं जा सकता। इसलिए कोशिश करें कि आप जो क्वेश्चन है वो टॉपिक आपको पता होता है, जो स्पीकर होता है उसे भी टॉपिक पता होता है, वो उसी अंदाज में अपनी जो चंद अहम चीज़ें जो आप तक डिलीवर करने आता है वो उसी में रहता है। तो कोशिश किया करें कि आप अपना जो क्वेश्चन है वो उसी नैरो लाइन में ही करेंगे। और क्वेश्चन के लिए पहले अर्ज कर दी गई है कि आखिर 5-4 मिनट होते हैं, आप अपना क्वेश्चन जैसे आपके पास स्टेशनरी नोटबुक रजिस्टर है उसमें नोट डाउन कर लें, और आखिर में जैसे वो 20-25 मिनट कोशिश कर रहे हैं कि टाइम हर किसी का मुझ से रखा जाए 30 मिनट से ज़्यादा कोई ना जाए, 15 से 20 मिनट का लेक्चर हो और बाकी 10 मिनट क्वेश्चन आंसर में रखे जाए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप सब लोग इस चीज़ का ख्याल करेंगे, हम सब सीखने वाले हैं। और एक अहम बात, जो दोस्त या जो मेम्बरान अपनी जिनकी अटेंडेंस है वो अपनी खुद अटेंडेंस लगाएंगे, और वो नेक्स्ट टाइम वो अटेंडेंस जो शीट है वो हमारे पास होगी, यहीं पर बाई नेम बाई नेम देकर अटेंडेंस लगी, क्योंकि ये बोगस या कोई फाइल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन या कोई आगे भेजना ये हमारे लिए या बाहर के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए कोशिश करें कि जो ऑन टाइम एक अटेंडेंस का टाइम होगा 1:30 बजे रखा जा रहा है, उससे पहले आप टाइम पर 12 बजे आ जाएंगे और 2 बजे की आपका सेशन आप होगा। बाकी जो जी सर इतना लिस्ट रात्रि 1:30 बाल आवे अपनी हाजिर ला जी, वो असल में अटेंडेंस का एक शेड्यूल है कि वो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं 12 बजे आएंगे, हाजिर लगाएंगे, 12:15 बजे चले जाएंगे। हमने वीडियोस और जो पिक्चर्स भेजनी है, किसी एक पिक्चर में या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, रोज़ की डिटेल तो गिनी नहीं जा सकता ना कि जिसकी इसकी तस्वीर आप अल्लाह खैर वैसे उम्मीद है कि ना ले आवे जी इंशाल्लाह 12 बजे टाइम की पाबंदी करें। जी इंशाल्लाह। अच्छा, और एक बात मेरे दोस्त मोहम्मद जवान साहब की तरफ से कहीं भी नहीं आऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होती तो लोग आ सकते। मेरे दोस्त मोहम्मद जवान साहब